दोस्तों नमस्कार। आपको कोरोना के बुरे दिन याद होंगे। मार्च 2020 में हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा था और शंका ये थी कि अगर हमने कोरोना को नहीं रोका तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। कारण बहुत सिंपल था कि ये एक नई बीमारी थी और इसका इलाज अभी तक दुनिया में नहीं था। इसीलिए लॉकडाउन लगाना पड़ा ताकि बीमारी ना फैले। साथ ही साथ देश के सभी हॉस्पिटलों को और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से यह हिदायत दी गई थी कि आप अपने अपने हॉस्पिटल्स की तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़े। ये स्थिति हम सबको याद है, हम सब भुगत चुके हैं उस क्राइसिस को, और खासकर दिल्ली में जहां पे सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति थी पूरे देश में। रोज दिल्ली हेडलाइन बनता था। लेकिन दोस्तों, अब जो हाई कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट आया है, उससे ये पता लगता है कि जब दिल्ली को ऑक्सीजन की तैयारी करनी थी, दिल्ली के कट्टर मुख्यमंत्री और उनके वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल मैनेज करने वाले हेल्थ मिनिस्टर ये सब मिलके दारू की तैयारी, मतलब शराब वितरण की तैयारी कर रहे थे, ऑक्सीजन की तैयारी नहीं कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा डेटा इस समय दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा गया है। किस तरह से शराब घोटाला हुआ उस समय जब पूरा देश और खासकर दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत थी। दिल्ली की सरकार शराब नीति और शराब नीति के तहत जो घपला होना था और उसमें से कैसे रिश्वत निकाली जाए, कैसे उससे पॉलिटिकल चंदा इकट्ठा किया जाए, कैसे पर्सनल अकाउंट में जेबें भरी जाए, इन सब की तैयारियां चल रही थी। शायद उनको ये लगा होगा कि कोविड का टाइम है, कोई पूछेगा नहीं और चुपचाप वो सारे काम कर लेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में जो आंकड़ा आया है वो काफी चौंकाने वाला है, और लोगों की, जो देश में इस समय अपने आप को कट्टर ईमानदार बोल रहे हैं, उनकी सोच पे भी ताज्जुब होता है कि जब देश की जनता और दिल्ली की जनता परेशान थी, मर रही थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, उस समय ये लोग हॉस्पिटल की जगह शराब नीति में व्यस्त थे। पूरी डिटेल में आपके सामने रखूंगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों, मनीष सिसोदिया की बेल के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बहस चली और ये कहा गया कि साहब मनीष सिसोदिया काफी समय से जेल में हैं और इनको अब रिहा कर देना चाहिए, इनको बेल दे देनी चाहिए। जब ये मुद्दा हाई कोर्ट गया तो सबसे पहले जो फैक्ट्स थे वो सामने रखे गए कि हुआ क्या था, ये पूरा शराब घोटाला हुआ कैसे था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2020 की। 2020-21 जब पूरा देश कोविड के संक्रमण से गुजर रहा था और खासकर दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उस स्थिति के अंदर 4 सितंबर 2020 को मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं। किस लिए? कि दारू नीति दिल्ली की क्या होनी चाहिए। अब आप समझिए इस खेल को। करना क्या चाहिए था देश में और खासकर दिल्ली में? ऑक्सीजन की प्लानिंग, कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। यहां पे प्लानिंग क्या हो रही थी, मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ देता हूं। एन एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय श्री रवि धवन आईएएस, देन एक्साइज कमिश्नर, जो उस समय एक्साइज कमिश्नर थे, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कमेटी बनाई और उनको ये कहा कि आप बताएं कि सिंप्लीफाइंग लीकर प्राइसिंग मैकेनिज्म, आप ऐसे सुझाव दें जिससे दिल्ली के अंदर जो शराब नीति है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, जो उसमें गड़बड़ होती है हम उसको कंट्रोल कर सकें और पूरी दिल्ली में आसानी से शराब मिल सके। इसकी नीति बनाई। मतलब शराब एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, कि ऑक्सीजन मिले या ना मिले, शराब जरूर मिलनी चाहिए। और उस कमेटी के मेंबर थे डिप्टी कमिश्नर एक्साइज और एडिशनल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस। इन लोगों के लिए कमेटी बनाई गई। कब? सितंबर के पहले हफ्ते में। इसका मतलब इसकी तैयारी हो रही होगी जून, जुलाई, अगस्त। ये किसी के तो दिमाग में आया होगा कि इस तरह का खेल खेलना है। अब उसको अंजाम देने के लिए एक रणनीति बनी होगी। उस रणनीति के तहत ये कमेटी बनाई सितंबर में। इसका मतलब
ऑक्सीजन ना होकर शराब की चिंता हो रही थी दिल्ली में केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को। फर्स्ट वीक में ये कमेटी बनी और इन्होंने सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, करीब 45 दिन बाद, 40-45 दिन बाद इस एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। और रिपोर्ट में उन्होंने लिखा बहुत क्लियरली कि भाई देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने कितनी बनाई कितनी बेची पता नहीं लगेगा। दूसरा, होलसेल की सारी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार के किसी एक विभाग को दे देनी चाहिए। एक जो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो टूरिज्म हो, एक्साइज हो या आपका कोई और डिपार्टमेंट हो, ये सरकार के पास ही रहनी चाहिए। क्योंकि क्या घपला हुआ है, अगर आपने इसको प्राइवेट को दे दिया कुछ पता नहीं लगेगा, और कितना टैक्स बनना चाहिए था, कितनी शराब बिकी, कोई कंट्रोल नहीं होगा। और जो खासकर जो दिल्ली का राजस्व है, जो इनकम होती है शराब से दिल्ली की, उस पे बहुत बड़ा आघात लगेगा। और जहां तक बात है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग शराब की दुकानें चलाना चाहते हैं, उनको लॉटरी सिस्टम से निकाला जाए ताकि कार्टेल नहीं हो, लॉबिंग नहीं हो। ये सजेशन और बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन इस एक्सपर्ट कमेटी ने दिए थे। जब ये रिपोर्ट आई, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये रिपोर्ट पसंद नहीं आई, क्योंकि ये इनके मन मुताबिक नहीं थी। अब इस रिपोर्ट को पलटना था। अब पलटने का भी इन्होंने दिमाग लगाया कि इसको पलटा कैसे जाए, क्योंकि तो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट माने या ना माने, ये दिल्ली सरकार के ऊपर होता है कि माने या ना माने। कहने को एक्सपर्ट है, और मंत्री जिनको कुछ नहीं एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको कोई भूमिका बनानी होगी। तो उन्होंने क्या किया, फिर 31 दिसंबर 2020 को, जब कोरोना चल रहा था, इनका खेल चल रहा था शराब का, और दिल्ली तड़प रही थी ऑक्सीजन के लिए, 31/12/2020 को जब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इन्होंने इस रिपोर्ट को वेबसाइट पे डाला और कहा कि भाई 3 हफ्ते के अंदर लोगों से कहा कि आप इस पे कमेंट करें। मतलब एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर आम जनता से फीडबैक मांगा गया। और वो क्या किया गया कि भाई पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स कमेंट्स। अब स्टेक होल्डर में कौन होंगे, वही शराब विक्रेता, दारू पीने वाले, पिलाने वाले, उनका माफिया, उनकी दुकानें, जो भी है, और दूसरी तरफ आम जनता। अब मुझे बताइए दोस्तों कि आम जनता एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पे क्या बोलेगी कि नहीं, ये शराब को और आसानी से वितरण किया जाए, हमारे घर पे होम डिलीवरी हो, साथ में डिस्काउंट हो, कूपन हो, हमारे बच्चों को स्कूल में होम डिलीवरी, इनके स्कूल डिलीवरी कराई जाए। क्या कहना क्या चाहते हैं आम आदमी, क्या चाहेगी, क्या चाहता है शराब से, क्या एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते थे, क्योंकि इनका तो एक एजेंडा था कि आसानी से वितरण हो। तो ये एक बड़ी विचित्र थी कि फीडबैक किस बात का लिया जा रहा था। लेकिन वही हुआ जिसकी हमेशा ये कहते हैं, हमने जनता से पूछा है। तो इन्होंने जनता से फीडबैक लिया। और फीडबैक कैसे लिया, दिल्ली सरकार के 2 डिपार्टमेंट, एक माइनॉरिटी कमीशन जो दिल्ली का है, और एक और डिपार्टमेंट, उनको प्री डिसाइडेड, प्री ड्राफ्टेड ईमेल दी गई कि आप अपने इंटर्न, जो वहां ट्रेनीज होते हैं, उनसे बोलें कि यही मेल जो हमने लिख के दिया है, आप ये मेल सिसोदिया को और एक्साइज डिपार्टमेंट को करें। उनका ईमेल आईडी दिया कि आप इनको मेल करें कि नहीं नहीं, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। करीब 14,700 के आसपास फर्जी मेल मंगवाए गए। उस बेस पे फिर इन्होंने ये कहा कि देखिए, जो एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था, जनता के विचार उससे अलग हैं, इसलिए हम अब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते। तो इन्होंने एक इस तरह का तमाशा या नौटंकी या ड्रामा किया, दिखाने के लिए कि ये जनता से पूछ के काम करते हैं। क्योंकि केजरीवाल तो हमेशा ही बोलते हैं, लेकिन जब से लीकर घोटाला हुआ है, उसके बाद से ये जनता के फीडबैक लेना भूल गए हैं। एक ही बार पे फीडबैक इन्होंने लिया कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। और जिन रिक्शे वाले, ठेले वालों ने कहा कि भाई नहीं चलानी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी ने कैसे सर्वे किया, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। ये एक कागज लेके गए, उनसे सवाल पूछा कि केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दूसरे कागज पर आप साइन कर दो। किसी ने कहा हाँ करना चाहिए, उसी कागज पे का साइन कर दो।
किसी ने कहा नहीं करना चाहिए, उसी कागज पे कहा साइन कर दो। तो इन्होंने ऐसे हजारों साइन इकट्ठे कर लिए। क्या मुद्दा था, कितनों ने हाँ कहा, कितनों ने ना कहा, इससे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा जी पूरी दिल्ली चाहती है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। इस तरह से तो ये सर्वे करते हैं, और ये लोगों ने मुझे खुद बताया। इसके अलावा जब इन्होंने एक्सपर्ट समिति की जब सजेशन थी उसको इन्होंने जब रिजेक्ट कर दिया, तो इन्होंने एक कैबिनेट बनाने के लिए कहा, जो उस समय नए एक्साइज कमिश्नर थे राहुल सिंह। उनको 28 जनवरी 2021 को यह कहा गया कि आप एक पॉलिसी नोट बनाइए फॉर कैबिनेट। तो राहुल सिंह ने क्या किया कि 3 लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके उसको इस रिपोर्ट में डाल दिया कैबिनेट नोट में, कि देखिए 3 लोगों ने आपने एक्सपर्ट रिपोर्ट तो नेग्लेक्ट कर दी। फिर इन्होंने 3 लोगों से ओपिनियन ली, जिसमें से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस और थे, उनकी ओपिनियन ली। राहुल ने उसको रिपोर्ट में डाला, मनीष सिसोदिया को दिया। मनीष सिसोदिया उस रिपोर्ट को देख के भड़क गया, क्योंकि वो भी उसके मन मुताबिक नहीं थी। उसने राहुल सिंह का ट्रांसफर कर दिया कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं, और उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। फिर एक नए एक्साइज कमिश्नर की नियुक्ति होती है, संजय गोयल। उनको कहा जाता है कि आप नोट बनाइए, और ये 3 एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं चाहिए हमें किसी ना एक्सपर्ट की रिपोर्ट चाहिए ना लीगल ओपिनियन चाहिए, जो हम कह रहे हैं आप बनाओ। उन्होंने वो रिपोर्ट बना दी और उसको कैबिनेट में प्लेस कर दिया कि देखिए ये हमारी नई एक्साइज पॉलिसी है। और उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया कि जो सारे, ये तमाशा पूरा किया इन्होंने। पहले उसको कैबिनेट में ले गए, कैबिनेट ने कहा देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है, आप एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना लो। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कौन बनेगा? जो इस पूरे भ्रष्टाचार का सूत्रधार मनीष सिसोदिया, वो बनाई गई। उसमें सत्येंद्र जैन को रखा गया, जो दूसरा जेल में है, और कैलाश गहलोत, जिसपे भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। तो इन सब को मिला के एक सो कॉल्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जो भ्रष्टाचार में एक्सपर्ट्स थे। इस भ्रष्टाचार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक पॉलिसी बनाई जिससे बहुत बढ़िया भ्रष्टाचार हो सके। जब यह पॉलिसी बन रही थी, उसी समय इन्होंने साउथ ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू किया। तो मार्च 2021 में 14 से लेकर 17 तक ये जो साउथ ग्रुप था, जो कविता जिसको मैनेज कर रही थी, जिससे केजरीवाल पहले ही कह चुका था कि भाई हमें पैसा चाहिए, आप इंतजाम करो और हम आपको दिल्ली का शराब का व्यापार दे देते हैं, वो लोग दिल्ली में बैठे हुए थे। और उनकी सारी डिटेल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को होटल्स के रिकॉर्ड से मिल गई। उनके पास 30 पेज का एक डॉक्यूमेंट मिला, और वही डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया के पर्सनल कंप्यूटर से मिला। इसका मतलब साउथ ग्रुप के पास वही डॉक्यूमेंट था जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल अकाउंट में था, जबकि ये पॉलिसी बन रही थी और अभी बनी नहीं थी, सरकारी डॉक्यूमेंट था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट था इनिशियली, जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल कंप्यूटर से मिला, उसमें जो अमाउंट थी प्रॉफिट मार्जिन की, वो थी 5%। लेकिन बाद में ये पता लगा कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट साउथ ग्रुप को दी गई, और उन्होंने पढ़ने के लिए होटल के बिजनेस सेंटर से उसका प्रिंट आउट लिया, क्योंकि अपने साथ कोई प्रिंटर लेके तो चलता नहीं है। उन्होंने 36 पेज की रिपोर्ट का प्रिंट आउट लिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 36 पेज ये वही थे जो मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर में थे, और जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी। इस बात को समझना होगा। उसके बाद जब ये पॉलिसी वापस आती है, तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर पे सी अरविंद, जो सेक्रेटरी थे, केजरीवाल के ऑफिशियल रेजिडेंस में बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो हम आपको कागज दे रहे हैं उस हिसाब से एक फ्रेश पॉलिसी बनाइए, क्योंकि जो 5% का खेल था उसमें चेंज किया जाना था। और जो लीकर लॉबी थी उसने जो चेंजेस सजेस्ट किए, इन्होंने कहा कि आप इस बेस पे फ्रेश पॉलिसी बनाइए। तो फिर वो 36 पेज का डॉक्यूमेंट वापस साउथ ग्रुप को मिला, और वो 36 पेज
का प्रिंट आउट उन्होंने लॉबी से कराया और जिसकी डिटेल ईडी को मिल चुकी है। उसके बाद ये कहा गया मनीष सिसोदिया ने अरविंद को कि आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के आप इसको टाइप कर लीजिए, आपको अपने ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, यहीं टाइप कर लीजिए। क्योंकि बाहर जाते तो शायद वो लोगों से बात होती, डिपार्टमेंट में चर्चा होती, भांडा फूट सकता था, लीक हो सकता था, लोग तरह तरह की बातें करते। तो इन्होंने कहा नहीं, आप वहीं बैठ के बनाइए। और इंटरेस्टिंगली जब ये बनाई गई तो जब पुराना डॉक्यूमेंट मिला मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से तो उसमें था 5%, और जब ये रिवाइज डॉक्यूमेंट बना तो इसमें था 12%। अब ये 5 से 12 कैसे हुआ? कोई जीओएम की मीटिंग नहीं हुई, कोई एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई, कुछ मीटिंग नहीं हुई। 5% की ओरिजिनल पॉलिसी थी, उसको 12 कर दिया गया। और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि साहब ये हमने अब रिपोर्ट बना दी है। अब ये रिपोर्ट लेके विजय नायर ने इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई को शेयर किए कि देखिए अब ये नई पॉलिसी में ये प्रावधान किया गया है, और अब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिपोर्ट है ये काउंसिल को सबमिट की जाएगी। और जो ड्राफ्ट था जीओएम का, उसमें ये कंटेंट थे ही नहीं 5 और 12 वाले। ये मनीष सिसोदिया ने अपने ऑफिस में बैठ के टाइप कराए। और ग्रुप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सारे के सारे रबर स्टैंप हैं, केजरीवाल की मेहरबानी के बगैर वो कुछ नहीं है, किसी की आवाज नहीं निकलती। जो केजरीवाल ने बोल दिया वो ठीक है, क्योंकि जब वो विधानसभा में कुछ भी बोल सकता है तो ग्रुप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग तो कहीं भी क्लोज डोर भी होती है, तो वहां कौन क्या बोलेगा। उन्होंने फिर इस बात को कहा कि भाई ऐसा है, अब ये पॉलिसी फाइनल हो गई है। और केजरीवाल ने ये बोला मनीष सिसोदिया को कि आप आगे बढ़िए और इस तरह से इस पॉलिसी को रिलीज करिए। और फिर उन्होंने जो बड़ी कंपनियां थी उनको इन्वॉल्व किया। जो समीर महेंद्रू थे उनको इंडो स्पिरिट का मेन कारोबारी बनाना था, क्योंकि एक जगह पैसा इकट्ठा होना जरूरी था। नहीं तो हम 20 लोगों से रिश्वत मांगे अच्छे नहीं लगते, एक ही से ही जुगाड़ कर लेते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो समीर महेंद्रू की कंपनी थी उसने फिर फ्रंट रोल प्ले किया, उसको दिल्ली का वितरण का लाइसेंस दिया गया और वहां से सारा पैसा उगाई हुआ। अब जो ब्रांड दिल्ली में सबसे ज्यादा बिकता था उसकी एजेंसी इंडो स्पिरिट के पास नहीं थी। तो फिर विजय नायर ने यह कहा कि भाई हम आपको वो एजेंसी दिला देते हैं, क्योंकि अगर शराब ज्यादा से ज्यादा बिकेगी तो ज्यादा ज्यादा कमीशन आएगा, ज्यादा ज्यादा रिश्वत आएगी। इसीलिए जो सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब थी उसकी एजेंसी भी इंडो स्पिरिट को दिलाई गई। उसके लिए विजय नायर खुद बॉम्बे गया और कंपनी के अधिकारियों से मिला कि देखिए आपको अगर दिल्ली में शराब बेचनी है तो आपको ये देनी पड़ेगी। उस सिलसिले में जब वो बॉम्बे में सारा सेटिंग करके आ गए तो फिर उसकी एक मीटिंग दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में भी हुई, जहां पे इस एग्रीमेंट की बात की गई कि देखिए अब पूरा दिल्ली का कब्जा हमारे पास है, आप हमें एजेंसी दे दीजिए, सबका फायदा होगा, सबका भला होगा। इस तरह से जो L1 जो लाइसेंस था इंडो स्पिरिट को दिया गया और मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसी को ही दिया जाएगा, और वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे, कोई फॉर्मेलिटी, कोई टेंडरिंग, कोई तमाशा नहीं। हम बोल रहे हैं अब आप करें। ये हुआ। और 17 नवंबर 2021 को जब देश में कोविड चल रहा था, याद रखिएगा ये पूरा कोविड काल है, दिल्ली तड़प रही थी, मर रही थी ऑक्सीजन के बगैर, ये सब शराब में डूबे हुए थे। द एक्साइज पॉलिसी 21-22 वाज इंप्लीमेंटेड, मतलब रिश्वत की दुकान शुरू हो गई। अब हुआ क्या, 20 जुलाई को एलजी ने चिट्ठी लिखी, कहा कि भाई जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई इसमें घपले हुए, इसकी जांच हो। और 22/7 को उन्होंने डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहा कि भाई ये सब घपला है, आप इस पे जांच करिए। जिस दिन जांच के आदेश दिए गए 22/7/2022 को, उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपने दोनों मोबाइल तोड़ दिए ताकि वो पकड़े ना जाए। तो दोस्तों ये अब पूरा आंकड़ा अब जनता के सामने आ गया है, कोर्ट में आ गया है। और उसके बाद फिर सीबीआई ने केस रजिस्टर किया। उसके बाद फिर क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा था तो ईडी का आया, और जब ये ईडी की जांच शुरू हुई, सीबीआई की जांच शुरू हुई, तो केजरीवाल ने
31 अगस्त 2022 को उस पॉलिसी को वापस ले लिया, ये कह के कि पॉलिसी ही नहीं है तो जांच क्या करोगे। मतलब अपने ही कुकर्मों पे खुद ही पर्दा डाला और ये कहा गया कि पॉलिसी नहीं है तो जांच क्या करोगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कट्टर ईमानदार लोग, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज वाले मंत्री जो जेल में हैं और केजरीवाल साहब के दिन नजदीक आने वाले हैं वापस जेल में जाने के लिए, ये कहते हैं कि मोदी हमें सता रहा है। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि कितने लोगों की बद्दुआएं लगी होंगी इनके ऊपर, कितने लोगों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया अपनी इस शराब नीति के चक्कर में। अगर ये दिल्ली पे ध्यान देते, ऑक्सीजन पे ध्यान देते तो दुआएं मिलती। ये शराब बांटने निकले थे, वो भी कोविड टाइम में। इससे ज्यादा घिनौनी और घटिया हरकत दोस्तों क्या हो सकती है। और अगर लोगों की अगर बद्दुआएं नहीं लगेंगी तो क्या होगा। बहुतों के तो श्राप लगे होंगे, इसलिए सब लोग परेशान। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसी सरकारों की हिंदुस्तान में जरूरत है? उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रूफ नहीं है, अभी एविडेंस नहीं है, और केजरीवाल बार बार ये कहता है कि मोदी मुझे जेल भिजवा रहा है। ये सब क्या है? ये डेट वाइज डेट, नाम, जगह, लोकेशन, सारे एविडेंसेस तो अब हाईकोर्ट के सामने हैं। क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट इसको इग्नोर करके केजरीवाल को बेल देगा? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कानून के हिसाब से क्या इनको सजा होनी चाहिए, ये आप भी बता सकते हैं। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।